हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आपको हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस बार मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है प्रिक्योरमेंट। आज हम कवर करेंगे 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक रहेगा डेफिनेशन ऑफ प्रिक्योरमेंट, सेकेंड डिफरेंस बिटवीन प्रिक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, एंड थर्ड प्रिक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस। ये तीनों टॉपिक्स हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन से। प्रोक्योरमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टिपिकली फॉर बिजनेस पर्पस, यूजली फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर। इसका मतलब ये है, जब भी कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाती है तो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे गुड्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल या तो फिर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, और इसी जरूरत के हिसाब से हम इन गुड्स को या फिर सर्विसेज को लार्ज स्केल पर परचेज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जहां हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं और परचेज करने के बाद प्रिक्योर कर रहे हैं। प्रिक्योर करने का मतलब इसे स्टॉक कर रहे हैं या एक जगह पर इकट्ठा करके रख रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम प्रिक्योरमेंट प्रोसेस कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम देखें, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या परचेजिंग करनी है, कब परचेजिंग करनी है, कैसे परचेजिंग करनी है, कितनी की परचेजिंग करनी है, इस पूरे प्रोसेस को कंपनी की भाषा में या लैंग्वेज में हम प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। चलिए प्रोक्योरमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो है ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा? फ्लावर, आटा चाहिए होगा। हम ब्रेड बनाने के लिए आटा को प्रोक्योर करेंगे और इस तरह की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर हम इसको नाम देंगे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। इसी तरीके से अगर हम फैक्ट्री की मेंटेनेंस करना चाहते हैं, उस मेंटेनेंस को करने के लिए हमें थर्ड पार्टी सर्विसेज को परचेज करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमारी प्रोक्योरमेंट कौन सी होगी? सर्विस प्रोक्योरमेंट। अगर हमने रॉ मटेरियल को एक्वायर किया फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कहेंगे, और अगर हम थर्ड पार्टी की सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं उसे हम सर्विस प्रोक्योरमेंट कहेंगे। इस पूरे प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि हमारी सप्लाई चेन का एक मेजर पार्ट है। प्रोक्योरमेंट ही ऐसा स्टेप है जहां से सप्लाई चेन शुरू होती है। तो इसका मतलब अगर प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ी आई, जिसे हम बॉटलनेक भी बोलते हैं, तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन में गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी लोग ऐसे हों जिन्हें प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के बीच में कंफ्यूजन हो। इसको क्लियर करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फर्क क्या है। सप्लाई चेन वर्सेस प्रोक्योरमेंट। तो अभी हमने समझा कि प्रोक्योरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम रॉ मटेरियल को या फिर सर्विसेज को एक्वायर करते हैं एज अ सप्लाई, ताकि हमारा बिजनेस के ऑपरेशन चल सके। और सप्लाई चेन दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोसेस है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जहां पर इन्हीं सप्लाईज को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम अपने एंड यूजर्स को या कंज्यूमर्स को उसे डिलीवर कर सकें। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा आटा हमारा रॉ मटेरियल है, तो ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए या इसे फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो थ्रू आउट एक चेन बनानी पड़ेगी ऑपरेशंस की मुझे, ताकि हमारे कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट टाइम से पहुंच सके, सही क्वालिटी में पहुंच सके। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट एंड देन टू कंज्यूमर, इसे हम सप्लाई चेन कहेंगे। देखो ये चेन की तरह चल रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर तक। बट इस पूरे पार्ट में अगर रॉ मटेरियल को आप फोकस करें तो ये हमारी पहली स्टेज, और यहीं पर हमें अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, और इसी पार्ट को हम प्रोक्योरमेंट कहेंगे। मगर प्रोक्योरमेंट एक सप्लाई चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से हमारी सप्लाई चेन स्टार्ट होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। So it refers to identification and implementation of 9 steps.
सो हमारा प्रोक्योरमेंट करने के तरीके में टोटल हमारे पास 9 स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान रखना है और याद रखना है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट इज सबमिट परचेज रिक्वेस्ट, थर्ड इज असेस एंड सिलेक्ट वेंडर, नेगोशिएशन, क्रिएट परचेज ऑर्डर, रिसीव एंड इंस्पेक्ट, 3-वे मैचिंग, अप्रूव इनवॉइस एंड पेमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग। हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ताकि मैं आपको उस पर एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सकूं। सो पहला प्रोसेस है हमारा आइडेंटिफिकेशन। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी आइटम को प्रोक्योर करने से पहले या परचेज करने से पहले आइडेंटिफाई करती है, डिटेल में आइडेंटिफाई करती है कि हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज परचेज कर लें जो हमारे काम की नहीं है, जिसे हमें जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए नुकसान हो सकता है। ये हमारी कोई नई परचेजिंग भी हो सकती है या ऐसी कोई आइटम जिसको हम रीस्टॉक करना चाहते हैं। नई परचेजिंग का एग्जांपल है कि हम कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हम फर्स्ट टाइम कोई रॉ मटेरियल को या सर्विस को प्रोक्योर करेंगे, तो उसे हम न्यू परचेजिंग कहेंगे। और ऑब्वियस है उसके लिए हमें कोई नया वेंडर भी चल सकता है या पुराना वेंडर भी हम ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी हम वो आइटम किसी से खरीद रहे हैं और वो आइटम को हमें स्टॉक करना है दोबारा से, मतलब दोबारा से रीऑर्डर करना है, उस सिचुएशन में हमारी आइडेंटिफिकेशन प्रोक्योरमेंट की रीस्टॉकिंग की बनेगी। सिंपल है, आइडेंटिफाई करना है परचेजिंग करने से पहले हमारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। वो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट हमारी कोई नई परचेजिंग भी हो सकती है और रीस्टॉकिंग भी हो सकती है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस की डिटेल में जाना पड़ता है। नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व्स कंप्लीट डिटेल ऑन द बिजनेस नीड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अगर कोई सर्विस की नीड है हमें, तो हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे कि क्या हमारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से हम सर्विसेज को बुलाएंगे, थर्ड पार्टी वेंडर्स को बुलाएंगे। मटेरियल का एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रेड बनाना चाहते हैं तो हमें आटे की डिटेल्स चेक करनी है कि हमें कितना आटा चाहिए, कितना केजी आटा चाहिए, कितना टन्स ऑफ आटा चाहिए। वो हम रीस्टॉक करने के लिए भी परचेज कर सकते हैं। और कोई पार्ट नंबर भी हो सकता है। सपोज हमारी मशीनरी यूज हो रही है और हमेशा हम इन्वेंट्री में कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट रखते हैं। अब उस पार्ट का इस्तेमाल होने के बाद हम इन्वेंट्री में दोबारा से रीस्टॉकिंग करना चाहते हैं उस पार्ट की। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन के। सो सेकंड स्टेप है हमारा सबमिट परचेज रिक्वेस्ट, जो कि हम फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जान चुके हैं कि हमने परचेज करने से पहले, प्रोक्योर करने से पहले अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हमारी बारी आती है एक परचेज रिक्वेस्ट को सबमिट करने की। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये परचेज रिक्वेस्ट को सबमिट कौन कर सकता है। इस एक्टिविटी को या तो डिपार्टमेंट मैनेजर्स कर सकते हैं, या परचेजिंग स्टाफ कर सकता है, या फाइनेंशियल टीम कर सकती है। इन तीनों के अलावा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में और कोई नहीं परचेज रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकता है। ये जो परचेजिंग रिक्वेस्ट बनाई जाती है डिपार्टमेंट मैनेजर्स, परचेजिंग स्टाफ और फाइनेंशियल टीम की तरफ से, ये नोटिफाई करती है कंपनी को कि हमें चाहिए क्या। तो पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमें चाहिए क्या। उसके बाद हमने परचेज रिक्वेस्ट बनाया, जिन्हें ये 3 लोग बना सकते हैं, और ये एक डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी कंपनी को समझाते हैं कि हमें चाहिए क्या। नाउ इसको फॉर्मली करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है उसे हम फॉर्मल परचेज रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है एक डॉक्यूमेंट बनाकर जो हम टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं कि भैया हमें ये आइटम की जरूरत है और हम पूरा डिटेल में आपको मेंशन कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए हम एक इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट है ये इंटरनल क्यों होता है? क्योंकि ये विद इन द डिपार्टमेंट्स, विद इन द कंपनी ही है। हम इस डॉक्यूमेंट को आउटसाइड द कंपनी कहीं शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको इंटरनल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। बिजनेस लैंग्वेज की भाषा में या आजकल की बिजनेस भाषा में हम इसे परचेज रिक्विजिशन भी कहते हैं। सो गाइस, ये वर्ड जरूर याद रखना, परचेज रिक्विजिशन, क्योंकि हो सकता है आगे भी मैं परचेज रिक्विजिशन को डायरेक्टली वर्ड यूज करूं, और बिजनेस स्टडीज में भी परचेज रिक्विजिशन वर्ड ही यूज होता है। तो मैं बता देता हूं दोबारा से, परचेज रिक्विजिशन क्या है। परचेज रिक्विजिशन देखिए, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है
जिसे हम फॉर्मल परचेज रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। और ये करता कौन है? ये 3 लोग डिपार्टमेंट मैनेजर्स भी हो सकते हैं, परचेजिंग स्टाफ भी हो सकता है और फाइनेंशियल टीम भी हो सकती है। परचेज रिक्विजिशन कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए यहां परचेज रिक्विजिशन नंबर भी लिखा हुआ है, परचेजिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ ये सैंपल है। यहां क्वांटिटी, नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये कॉलम बनाया ही इसलिए गया ताकि हम डिटेल्स टू डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें। अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे तो किस डिपार्टमेंट के लिए है और किसने इसे अप्रूव किया डेट के साथ, ये सब इस परचेज रिक्विजिशन में मेंशन करना पड़ता है। तो परचेज रिक्विजिशन का जो डॉक्यूमेंट है, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है असेस एंड सिलेक्ट वेंडर्स। पिछले पॉइंट में हम परचेज रिक्विजिशंस बना चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है हम सही वेंडर का सिलेक्शन करें। वेंडर कौन है? जिससे हमने परचेजिंग करनी है अपने रॉ मटेरियल या सर्विसेज। देखिए पहली ऑप्शन हमारे पास रहती है, अगर तो हमारा रिपीट ऑर्डर्स हैं तो उस सिचुएशन में हम अपने प्री एग्जिस्टिंग वेंडर से ही मटेरियल उठाएंगे। प्री एग्जिस्टिंग वेंडर कौन है? जिनसे हम पहले से ही मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हमें उनका पता है, हमें उनकी क्वालिटी का पता है, हमें उनकी प्राइसिंग का पता है, हमने तो सिर्फ एक रिपीट ऑर्डर करना है। और दूसरी सिचुएशन में जहां हमारे ऑर्डर्स नए होने वाले हैं, वहां हम एक नए वेंडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पुराना वेंडर भी हो सकता है अगर वो हमारी नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल कर रहा है, बट हम नया वेंडर भी चूज कर सकते हैं। अब नए वेंडर को चूज करने के लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए। पहला फैक्टर है हमारा प्राइस, सेकंड फैक्टर है हमारी क्वालिटी, थर्ड है हमारी स्पीड और चौथी है रिलायबिलिटी। ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा नया वेंडर कौन सा होने वाला है। अगर सपोज करें एक एग्जांपल जहां हमारी सारे वेंडर्स हमें क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमें सबसे कम प्राइस देगा हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई हमें अच्छा प्राइस भी दे रहा है, अच्छी क्वालिटी भी दे रहा है, मगर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत लेट आने वाला है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो भी हमें वो वेंडर नहीं चाहिए। एंड अगेन रिलायबिलिटी, हमारे लिए उस वेंडर पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। वो रिलायबल होना चाहिए, कल को उसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा स्मूथ जाना चाहिए। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, असेस और सिलेक्ट वेंडर्स पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएशंस। पिछले पॉइंट में हमने 4 मेजर फैक्टर्स पे फोकस किया था अपने वेंडर को असेस करने के लिए, प्राइस, क्वालिटी, स्पीड और रिलायबिलिटी। अब नेगोशिएशन पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है जब भी हम डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं वेंडर से, कि हम वेंडर से एटलीस्ट 3 कोट्स मंगवाएं। 3 कोट्स को हम ध्यान से डिटेल में स्टडी करें और उसके बाद जहां हमें लगता है, जिस बेसिस पर, जिन फैक्टर्स पर हमें नेगोशिएट करना है, हम नेगोशिएट करें। कुछ और हमारे मेथड्स रहते हैं जिसके अंदर हमारे पास बिडिंग मेथड और टेंडरिंग मेथड भी रहता है। बिडिंग और टेंडर के अंदर यूजुअली कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती हैं और जितने वेंडर्स हैं उन्हें उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए ही बिड में या टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन टर्नओवर्स के पे होती हैं कि सपोज किसी का टर्नओवर 100 करोड़ है, या क्वालिटी को लेकर होती है कि हमें सिर्फ ए ग्रेड का ही मटेरियल चाहिए, या हम टाइम पीरियड को लेकर भी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट होंगे, जो भी वेंडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, दे हैव टू नेगोशिएट विद द कंपनी बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएटिंग द परचेज ऑर्डर। अगर आपके ध्यान होगा, हमने सेकंड पॉइंट में परचेज रिक्विजिशन बनाया था, वो हमारा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था। उसी तरीके से एक परचेज ऑर्डर होता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सटर्नली हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे वेंडर के साथ। इस परचेज ऑर्डर में हम वो सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे जो भी हमारी नेगोशिएशन हुई है पिछले पॉइंट के अंदर वेंडर के साथ। हम इस पॉइंट के अंदर फिल आउट करेंगे अपने परचेज ऑर्डर को और उसे सेंड करेंगे हमारे सिलेक्टेड सप्लायर के पास। ये जो हमारा परचेजिंग ऑर्डर होने वाला है, इट शुड बी सफिशिएंटली डिटेल्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सर्विसेज और गुड।
जितना डिटेल में आप लिखेंगे उतनी क्लैरिटी होगी हमारे वेंडर को भी, और उसी हिसाब से हमारे पास रॉ मटेरियल भी आएगा। सो ध्यान रखिए, हमें इस पॉइंट में परचेजिंग ऑर्डर बनाना है और बनाकर सप्लायर को सेंड करना है, और वही सप्लायर होगा जिसे हमने पिछले पॉइंट में असेस करके सिलेक्ट किया था। और ये पीओ हमारा टोटली डिटेल में होना चाहिए। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं परचेजिंग ऑर्डर का। सो परचेजिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसमें हमारा कंपनी का डिटेल, कंपनी का नाम, एड्रेस, सब कुछ सबसे ऊपर होगा। डेट और परचेजिंग ऑर्डर नंबर हमारे रिकॉर्ड के लिए हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। वेंडर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नीचे अगर आप देखें तो आइटम नंबर्स हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल अमाउंट होने वाला है। तो ये हमारी डिटेल रहने वाली है, और ये सारी प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट्स, ये सब हमने ऑलरेडी वेंडर के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस, परचेजिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने वाला है, क्योंकि इसी परचेजिंग ऑर्डर के बेसिस के ऊपर ही हमारा माल, हमारा रॉ मटेरियल, हमारी सर्विसेज हमारे पास आने वाली है, और इसी बेसिस पर हमने उनको पैसा भी चुकता करना है। हमारा 6th पॉइंट है रिसीव एंड इंस्पेक्ट द डिलीवर्ड गुड्स, जो कि अब हम ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारे गुड्स हमारे पास डिलीवर हो गए। अब डिलीवर होने के बाद सबसे जरूरी एक चीज है कि हम उसे केयरफुली एग्जामिन करें, उसे अच्छे से चेक करें। क्यों करें? ताकि हमारी डिलीवरीज में कोई एरर हो या डैमेज हो तो वो हम इंस्पेक्ट कर लें इसी स्टेज के ऊपर। इसी स्टेज का मतलब इसलिए हुआ ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम साथ साथ ही अपने लॉजिस्टिक्स में, अपने ट्रक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में इसे भर के वापस भेज दें उसी वेंडर के पास। ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जब भी हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं तो हमारे हाथ में पीओ होना बहुत जरूरी है, विच इज योर परचेजिंग ऑर्डर, क्योंकि आपने जो परचेजिंग ऑर्डर वेंडर को दिया था, माल आपका मटेरियल उसी हिसाब से आना चाहिए। पीओ के हिसाब से आप डिटेल चेक करिए, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ चेक करिए। अगर आपको लगता है पीओ के साथ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है या कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, आप उसे हाईलाइट करिए और वापस वेंडर को इन्फॉर्म करिए। अगर हमारा पीओ के साथ टोटल डिलीवरी मैच कर जाता है, इसका मतलब हमने अपने डिलीवर्ड गुड को फुलफिल कर लिया है और उसे कंप्लीटली रिसीव कर लिया है, और हम उसका रिसीविंग लेकर वेंडर को वापस नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। हमारा 7th पॉइंट है कंडक्ट 3-वे मैचिंग। पिछले पॉइंट में हम अपनी डिलीवरीज को रिसीव कर चुके हैं, हमारे रॉ मटेरियल को रिसीव करके हम वेंडर को नोटिफाई कर चुके हैं। अब वो समय आ गया है जब हमने अपने वेंडर को पेमेंट करनी है। इन ऑर्डर टू पे द बिल हम लोग 3-वे मैचिंग का प्रोसेस करते हैं, जो कि हमारे परचेजेस की पेमेंट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, इसलिए ये 3-वे चेकिंग भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करता है। गाइस, याद रखना कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह बात मालूम है कि हम अपने गुड्स रिसीव कर चुके हैं बिना पेमेंट के। इसका मतलब कंपनी को जो माल मिला गया है वो क्रेडिट पे मिला गया है। क्रेडिट वाला माल हमेशा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। इसका मतलब उसे उसकी एक स्पेसिफिक डेट भी होगी जिससे पहले उसका भुगतान करना जरूरी है। 3-वे मैचिंग करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करता है, 3 डॉक्यूमेंट्स को मैच करता है। वो पहला डॉक्यूमेंट होगा पीओ, आपका परचेजिंग ऑर्डर जो कंपनी ने वेंडर को सबसे पहले दिया था। नंबर 2 आपका ऑर्डर रिसीट, जब आपने 6th पॉइंट में अपनी डिलीवरीज को रिसीव किया था थ्रू वेंडर और लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो एक पैकेजिंग की लिस्ट आई होगी कि आपने क्या क्या रिसीव किया है, तो उसे हम ऑर्डर रिसीट कहते हैं। और नंबर 3 हमारी इनवॉइस, जो वेंडर ने हमें रिसीव करने के बाद एक बिल भेजा है। गाइस, फाइनेंस डिपार्टमेंट 3 डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं? पीओ जो कंपनी ने पहले भेजा था, ऑर्डर रिसीट जो हमें रिसीव करते हुए हमें पकड़ाई गई थी थ्रू द डायरेक्ट वेंडर और लॉजिस्टिक्स कंपनी,
और तीसरा इनवॉइस, जो बिल हमें वेंडर ने भेजा है जिसका भुगतान हमने करना है। इन तीनों को मैच करेगा और ये तीनों हमारे सेम होने जरूरी हैं। सो हमारा गोल क्या होने वाला है 3-वे मैचिंग का? नंबर 1, हम मैच करें अपनी परचेजेस को पहले से लेकर आखिरी तक कि जो हमारे हिसाब से और वेंडर के हिसाब से सेम होना चाहिए। नंबर 2, प्रिवेंट पेमेंट फॉर इनएक्यूरेट इनवॉइसेस। हम गलत कैलकुलेशन और गलत इनवॉइसेस का भुगतान ना कर दें, उनकी पेमेंट्स सेंड ना कर दें। और नंबर सी, हाईलाइट करें कोई डिफरेंसेस को। अगर तीनों डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिफरेंस आता है, हम उसे हाईलाइट करके वेंडर के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। और चौथा जो मेन है, किसी भी तरह का इशू जो इस पूरे प्रोसेस में आया है, हम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें और पेमेंट का भुगतान करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूव द इनवॉइस एंड अरेंज द पेमेंट्स। इसके नाम से पता चल रहा है हमने दी हुई इनवॉइसेस को अप्रूव करवाना है और फिर पेमेंट्स को अरेंज करना है। सो हमारा 3-वे मैच अगर सक्सेसफुल हो गया है और वो एक्यूरेट निकलता है, सो अब वो टाइम आ चुका है कि हम उसे अप्रूव करवाएं। यूजुअली अप्रूवल हमारी टॉप मैनेजमेंट से किया जाता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट के टॉप मैनेजर से। एक बार वो अप्रूव हो जाए, उसके बाद हम अपनी इनवॉइसेस को पे कर देते हैं। सो गाइस, इनवॉइसेस को अगर हम टाइम पे कर रहे हैं, उसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा हमारे पास है कि हमारा वेंडर के साथ एक गुड रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर हमें और भी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं हमारे वेंडर से। जैसे हमारी क्वालिटी और इंप्रूव हो सकती है, हमें पेमेंट्स में और नेगोशिएशन मिल सकती हैं। एंड सेकेंड, प्रिवेंट द लेट फीस। किसी भी तरह की लेट फी से हम बच सकते हैं। आपको ध्यान होगा हर इनवॉइस के ऊपर एक डेट होती है। अगर वो डेट क्रॉस हो जाती है तो यूजुअली वेंडर्स कुछ परसेंटेज ऑफ पेनल्टीज लगा देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी पेनल्टीज हमें ना लगे, तो हमें अपने हर पेमेंट्स को टाइम पर पे करना जरूरी है। सो हमारा लास्ट पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज सीखी हैं और की हैं कंपनी के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू द 8th पॉइंट, इस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो एक ऑनलाइन फॉर्मेट भी हो सकता है, वर्ड फाइल्स, पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, इन सबको हम एक कंप्यूटर स्टोरेज में भी रख सकते हैं एज अ रिकॉर्ड, या फिर ये एक ऑफलाइन भी हो सकता है जिसे हम नॉर्मल फाइल्स के अंदर, पेपर्स के अंदर, अलमीरास में भी स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला बेनिफिट हमारे पास रहने वाला है रीऑर्डर गुड्स पे। जब भी हमने हमारे रॉ मटेरियल को दोबारा से ऑर्डर करना है, तो हम कभी भी पिछला रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उसमें प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलायबिलिटी सब चेक कर सकते हैं और फिर हमारे वेंडर्स के साथ एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं। सो ये हमारा पिछला रिकॉर्ड एज ए प्रूफ भी काउंट कर सकता है नेगोशिएशंस के लिए। सेकेंड हमारा फायदा होने वाला है हमें ऑडिटिंग के लिए। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग करना। अगर हमारे कंपनी के अंदर एक अलग से टीम होती है फाइनेंस के अंदर, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग करती है और किसी भी तरह की डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है कंपनी के सामने। वो हमारा फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्वालिटी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो ऑडिट करके इजीली पता लगाया जा सकता है, जस्ट लाइक एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा है हमारा कैलकुलेटिंग द टैक्सेस। टैक्स हमारी बहुत बड़ी कंप्लायंस है जिसे फुलफिल करना बहुत जरूरी है, और सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट हो उसके लिए हम इन्हीं रिकॉर्ड्स को निकालेंगे और हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट सही ढंग से टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता है। एंड लास्ट, अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो वेंडर के साथ हो या कस्टमर के साथ हो, तो यही रिकॉर्ड्स निकालकर हम किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रूफ के तौर पर। सो गाइस, ये थे हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, इसके पूरे 9 स्टेप्स। अगर आपको इस पूरे 9 स्टेप्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर दूं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई डिमांड है वीडियो की, अगर आप चाहते हैं मैं कोई टॉपिक आपके लिए बनाऊं और उसे अपलोड करूं, तो आप प्लीज़ उसे मेंशन करिएगा।
मैं ज़रूर कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी से अपलोड करूं। और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इसी से मुझे आपका प्यार मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ढेर सारा कंटेंट बना सकूं आप सभी के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा।